मैं यही कह रहा हूं, इस देश के पास वो युवा शक्ति है सुधांशु जी। अगर इस देश का युवा को इतनी आसानी से गलत राह पे जाने दिया गया, अगर इस जो लद्दाख में हुआ वो आपने देखा, हमने देखा, वी आर नॉट प्राउड ऑफ इट, गरिमा लद्दाख विजुअल्स, वो क्यों है? क्योंकि वहां का युवा फ्रस्ट्रेटेड है। एक सोनम वांगचुक आए या कोई वांगचुक या कोई आए, बरगला के चले गए। सरकार आपकी है, सरकार आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है। वहां पे कितनी नौकरियां दी हैं, क्योंकि विपक्ष कहता है कि सरकार नौकरी नहीं देती इसलिए युवा फ्रस्ट्रेटेड है। विपक्ष के किसी नेता से पूछो, मैं कांग्रेस से पूछता हूं, वो कहते हैं ऑन रिकॉर्ड कि जिम्मेदारी सरकार से है, सरकार से पूछो। तो पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। सुधांशु त्रिवेदी जी, देखिए, जो कुछ देश में होने करने का प्रयास हो रहा है ये बहुत गंभीर है। देश के हर प्रबुद्ध नागरिक को समझना चाहिए ये सीमावर्ती क्षेत्रों में क्या हो रहा है। पहले मणिपुर, उसके बाद लद्दाख। आपको लगता है सब कुछ बहुत सहज है? नहीं। पंजाब के अंदर जिस प्रकार की परिस्थितियां बनाने का प्रयास किया जा रहा है, आप कल्पना करिए, और उसके बाद किसी न किसी धार्मिक अलगाववादी मुद्दे को लेकर कोई ना कोई एक वातावरण बनाना। मैं एक पूरी पिक्चर रखना चाहता हूं। देखिए, समस्या क्या हुई कि 2014 में जब मोदी जी के नेतृत्व में हमें स्पष्ट बहुमत मिला और प्रचंड बहुमत मिला, तब तक जो लोग सत्ता को अपनी जागीर समझते थे, या यूं कहें सत्ता को अपनी बपौती समझते थे कि मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है कि मैं ही रूल करूंगा, उन्हें लगा चलो एक बार इनका तुक्का लग गया होगा, अगली बार हम आ जाएंगे। और 2018 में आपको याद हो, वातावरण भी ऐसा बना था। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जीत के बाद कांग्रेस को लगा हम 19 में आ जाएंगे। 19 में जब दोबारा आए, उसके बाद से आप देश में डिजाइन देखिए। उसके बाद पहले अचानक ये हो जाता है शाहीन बाग का आंदोलन, फिर कभी किसान आंदोलन, तो फिर कभी मणिपुर की घटना। आपको लगता है सारी घटनाएं अलग अलग हैं? नहीं साहब, इन सारी घटनाओं में एक गहरा संदेह। फिर लद्दाख की यह घटना, आज की स्थिति जबकि यह है कि महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा बनाने वाले लोगों से पूछिए, आज महंगाई 2% पर है, मई में 1.5% पे थी। विकास की दर 7% है, यानी महंगाई की दर से 3.5 गुना है इस समय विकास की दर, जो भारत के इतिहास में कभी नहीं रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और वो सारी अपनी जगह है। जहां तक और बेरोजगारी का जो सबसे ऑथेंटिक डाटा माना जाता है वो होता है ईपीएफओ, यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, यानी जो अकाउंट्स होते हैं, वो मई का जो डाटा अभी तक मई तक का अवेलेबल, उसमें 20 लाख लोग जुड़े हैं। वो सारे विषय अपनी जगह हैं। जो मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वो कौन बना रहा है? रोजगार नहीं सृजित हो रहे हैं। अगर यहां इस समय करीब 80 से अधिक एयरपोर्ट्स बन गए, 37 किलोमीटर पर डे सड़क बन रही है, अगर भारत मोबाइल हैंडसेट के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स में से एक हो गया, तो मेरे भाई ये बना कौन रहा है? अगर 4 करोड़ मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में, तो कोई तो बना रहा है, और कोई बना रहा है तो कहीं तो रोजगार सृजित हो रहे हैं। वो सारी चीजें प्रैक्टिकल दिख रही। मगर यहां पर समस्या क्या है, यहां पर गंभीरता से समझ, मैं ये भी नहीं आरोप लगा रहा हूं कि विपक्ष के सारे नेता उनको पता ही है, हो सकता उन्हें पता भी ना हो, वो अनजाने में इस खेल के मोहरे बन रहे हो। मगर आप ये समझिए कि इस समय पूरे विश्व में जो हो रहा है, भारत के इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है, यदि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति वाली सरकार हमारी नहीं होती, तो भारत पता नहीं कैसी गंभीर चुनौतियों का सामना इस समय कर रहा होता। हम ये समझ सकते हैं। आप छोटी सी बात देखिए, ये आई लव मोहब्बत का मुद्दा कहीं चल रहा है। अरे भाई आप समझाइए ना। एक तरफ आप कहते हैं कि भाई सांप्रदायिक बातों में मत पड़ो, विकास की बात में कब पड़ो। तो मैं कहना चाहता हूं, एक तरफ आप कहते हैं मुस्लिम समाज विकास की दौड़ में बहुत पीछे है, सच्चर कमेटी रिकमेंडेशन आपसे कहती है, फिर पिछले 5 सालों में उनको समझाइए ना भाई, कहीं शाहीन बाग को लेकर, तो कहीं औरंगजेब की कब्र को लेकर, तो कभी नकाब को लेकर, तो फिर कभी आई लव मोहब्बत को लेके। मेरे भाई ये क्यों कर रहे हो? पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो ना 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 ना, उनको ये नहीं बताना है। सारे ज्ञान देव पाने यहां बनने हैं। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, कई बार विपक्ष वाले भी अनजाने में उसके शिकार हो सकते हैं, पर हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ, सतर्कता के साथ है। और ये जो जेन जी की बात कर रहे हैं, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं ऐश्वर्य जी। जेन जी जानते क्या है? क्या? एक कांग्रेस के चीफ फाइनेंस मिनिस्टर थे चिदम्बरम साहब, जिन्होंने संसद के पटल पे खड़े होकर कहा था कि डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में कैसे हो सकता है। यहां के लोग तो कम पढ़े लिखे, यहां के लोग कम टैक्स सेवी हैं, यानी उनको भारत की यंगर जनरेशन की कैपेबिलिटी पर भरोसा नहीं था। पर प्रधानमंत्री मोदी जी को भरोसा था,
और उन्होंने देखिए डिजिटल ट्रांजैक्शन में आज इंडिया दुनिया में नंबर 1 का कंट्री है। 48% डिजिटल ट्रांजैक्शन हमारे यहां होता है। यूपीआई वीजा को छोड़कर सब। ये है जेनजी, यानी नए भारत की पहचान है जेनजी। देखिए जेनजी जानते क्या है? जेनजी वो है कि वो जो जिसने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीती थी, गुकेश दमराजू, वो जेनजी है। अगर आप कहें तो भारत में अभी मिग को हमने पिछले कल ही उसका समापन किया है, विदाई की है। मिग को सोल फाइटर उड़ाने वाली जो भारत की पहली महिला फाइटर थी अवनी चतुर्वेदी, वो जेनजी है। मगर यहां समस्या क्या है कि इन लोगों को यह देखना है कि वो जो सकारात्मक कंस्ट्रक्टेड, यानी जो यूनिकॉर्न बनाने वाला, वो जो नए स्टार्टअप शुरू करने वाला, वो जेनजी नहीं दिखाई पड़ना है। जेनजी का आदर सत्य नडेला, सुंदर पिचाई और इंदिरा नूई, यानी दुनिया के बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स के वो नहीं होने हैं। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में क्या कहा था कि आईआईटी मद्रास के वो बच्चे जिन्होंने नया सैटेलाइट अपने बीटेक में पढ़ते हुए बना लिया, वो जेनजी नहीं दिखना है। इनको वो जेनजी दिखना है जो पत्थर चलाता हुआ दिखे, जो आगजनी करता हुआ दिखे, जो भारत विरोधी नारे करता हुआ दिखे। और ये वो उससे इनको मतलब भी नहीं है। ये तो साहब 10 साल पहले से वहां खड़े हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह वालों के साथ वहां खड़े हुए थे, और शाहीन बाग के समय और किसान आंदोलन के समय किचन नेक काटने वालों के साथ खड़े हुए थे। तो इनकी सोच और हमारी सोच में जमीन आसमान का अंतर है। युवाओं की शक्ति को सकारात्मक दिशा देते हुए देश की प्रगति की तरफ ले जाने के लिए मोदी जी प्रतिबद्ध हैं, और अपनी राजनीतिक हार की खींच उतारते हुए, वो भड़ास उतारते हुए भारत में विप्लवकारी वातावरण उत्पन्न करने का ख्वाब देखते हुए ये लोग हैं। ओके सुधांशु जी, पंकज जी आ रहा है उसके बाद। सोमनाथ भारती जी, सोमनाथ भारती जी, अवधि आम आदमी पार्टी। सोमनाथ जी, भारत का भविष्य भारत का युवा है। आपकी सरकार एक ऐसे सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट में है, पंजाब में, जहां का युवा कहा जाता है बहुत जल्दी इमोशंस में बह जाता है, इमोशनल है। आपको सबसे बेहतर समझना चाहिए कि भारत के युवा को सही दिशा देना कितना महत्वपूर्ण है। सोमनाथ जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ऐश्वर्या जी। मैं सुन रहा था अपने परम मित्र सुधांशु जी को। देखिए, करीब करीब एक ही वक्त सेंटर में माननीय मोदी जी आए और दिल्ली में केजरीवाल जी आए। मोदी जी की पॉलिटिक्स में कहीं नहीं सुनने को मिलता है कि हमने इतने स्कूल खोल दिए, हमने गवर्नमेंट स्कूल्स को प्राइवेट से बेहतर कर दिया, हमने इतने हॉस्पिटल्स खोल दिए, हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स से बेहतर कर दिया गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को, हमने बिजली, पानी और भी जन सुविधाएं गरीब आदमी के वो अफोर्ड कर सके उस वहाँ तक लेके आ गए। वहीं जब केजरीवाल जी को सत्ता मिली, उन्होंने कुल अपनी पूरी जितनी ऊर्जा थी इस मुद्दे पे लगाया कि वे गरीब के लिए जो चीजें महत्वपूर्ण हैं वो क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इन मुद्दों के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी ने एक मॉडल की स्थापना की। और स्थापना के कारण यह रहा कि दिल्ली के स्कूल को देखने के लिए यूनाइटेड नेशन से जनरल सेक्रेटरी भी आए, बहुत चर्चा रही। यूएस की फर्स्ट लेडी अगर आई तो गुजरात नहीं गई देखने के लिए स्कूल, दिल्ली में देखा उन्होंने।